अलहमद और शान तेजी से मारिया की लैब की तरफ बढ़ रहे थे। इधर जंगल हाउस में माइक और मारिया बर्ट से ऐसे सवाल कर रहे थे जैसे वो कुछ जानता हो जो इनसे छुपा रहा हो। रुको रुको, तुम दोनों पहले सुकून से बैठो और आराम से बात करते हैं। बर्ट ने हाथ उठाकर इन्हें ठंडा करने की कोशिश की। ठीक है, मैं बैठ रही हूँ, मारिया ने झुंझलाहट और तजस्सुस के साथ कहा। माइक तुम भी बैठो। अच्छा ठीक है, मैं बैठ गया। अब बताओ क्या हो रहा है, माइक ने हैरत से पूछा। बर्ट ने गहरा सांस लिया और उन दोनों को देखा। देखो, मामला इतना सादा नहीं जितना तुम समझ रहे हो, लेकिन मैं उसे सीधा सीधा भी नहीं समझा सकता। अगर मैं तुम्हें हकीकत बता दूं तो शायद तुम समझ ना पाओ। इसलिए बेहतर है कि सवाल करना छोड़ दो। ओह नहीं बर्ट, तुम हमें अपनी बातों में नहीं उलझा सकते। अगर तुम्हें लगता है कि हम पीछे हट जाएंगे तो तुम गलत हो, मारिया ने आंखें सकेरते हुए कहा। अच्छा ठीक है, बर्ट ने आखिरकार मानते हुए कहा। तुम्हें याद है कि 8 साल पहले जब डेविड का कत्ल हुआ था तो शहर में किया हुआ था। माइक तुम उस वक्त इंस्पेक्टर थे, तुम्हें उस वक्त का जराइम का हाल जरूर याद होगा। मुझे ज्यादा याद नहीं, माइक ने सर खजाते हुए कहा। बर्ट ने मारिया की तरफ रुख किया। और तुम मारिया, तुम उस वक्त फॉरेंसिक लैब में काम कर रही थी। अगरचे तुम जूनियर थी, लेकिन तुम्हें जरूर याद होगा कि डेविड के कत्ल से पहले और बाद में शहर की क्या हालत थी। मारिया का चेहरा माजी को याद करके तारीख हो गया। मुझे याद है, डेविड के कत्ल के बाद शहर में तबाही मच गई थी। रोज कत्ल हो रहे थे, बच्चे मंशियात में मुलव्वस हो रहे थे, स्मगलिंग बढ़ गई थी और पुलिस बेबस थी। हम भी कुछ नहीं कर सके। जराइम इतने बढ़ गए थे कि वर्दी में होने के बावजूद हम सड़कों पर महफूज नहीं थे। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इस सब का रानी लिंडा के कत्ल से क्या ताल्लुक है? बर्ट ने गहरा सांस लिया। मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है, लेकिन चीफ माइक के इंचार्ज होते हुए शहर दोबारा उसी भयानक ख्वाब से गुजरने वाला है। और यही वजह है कि मिलिट्री डिफेंस ने मुझे यहाँ भेजा है, ताकि इस तबाही को शुरू होने से पहले रोका जा सके। स्मगलर्स ने रानी का कत्ल सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए किया है। वो चाहते हैं कि पूरी पुलिस फोर्स और फॉरेंसिक टीम कातिल को ढूंढने में लग जाए, ताकि कोई उनकी गैर कानूनी सरगर्मियों पर नजर न रखे। माइक ने भनवी चढ़ाई। तो इस बार वो क्या स्मगल कर रहे हैं? मंशियात, असलहा, बर्ट ने सर हिलाया। इस बार मामला इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। एक आला दर्जे का स्मगलर न्यूक्लियर बम के अज्जा मुल्क में ला रहा है। उसी लिए ये मिशन मुझे जाती तौर पर सौंपा गया है। अलहमद और शान मेरी मदद कर रहे हैं और जैसे ही सही वक्त आएगा, महज एक इशारे पर पूरी फौज हमारी मदद के लिए तैनात हो जाएगी। माइक का मुंह हैरत से खल गया। मारिया ने गहरी सांस ली और फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर झटका। तुम हमेशा मुझसे एक कदम आगे रहते हो बर्ट, लेकिन इस बार तुमने मुझे बहुत पीछे छोड़ दिया है। मैं तुमसे नाराज हूँ। बर्ट हल्का सा हंसा। अपनी नाराजगी संभाल कर रखो मारिया, क्योंकि तुम अभी और ज्यादा नाराज होने वाली हो। यह कौमी सलामती का मामला है और चूंकि मैं मिलिट्री डिफेंस के लिए काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं किसी भी किस्म की मालूमात के इफ्शा होने का खतरा मोल नहीं ले सकता। इसलिए अब से तुम दोनों के फोन मेरे पास रहेंगे और तुम दोनों हाउस अरेस्ट में हो। माजरत, लेकिन मैं तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मारिया और माइक ने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा। बर्ट, हम तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? माइक ने एहतजाज किया। माइक, बहस करने का कोई फायदा नहीं, मारिया ने गहरी सांस लेकर कहा। हमें इस घर में एक दूसरे को बर्दाश्त करना ही होगा। वैसे भी ये तुम्हारा घर है तो तुम्हें तो कोई मसला नहीं होगा। असल मुसीबत तो मुझे झेलनी पड़ेगी। वो बर्ट की तरफ मुड़ी और तंजिया मुस्कुराहट दी। शुक्रिया बर्ट। बर्ट ने हल्की मुस्कुराहट दी लेकिन अपने फैसले पर कायम रहा और बोला। बाहर नजर न आने वाले असना पर पहरा दे रहे हैं, ये यकीनी बनाने के लिए कि इस घर से कोई जिंदा बाहर ना जा सके। बर्ट कुछ देर के लिए अपनी कुर्सी पर टेक लगाकर बैठा, इसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट फैल गई। तुम दोनों वाकई बहुत आसानी से बेवकूफ बन जाते हो। मैं तो बस मजाक कर रहा था। अरे भाई देखो तो सही, क्या मैं ऐसा लगता हूँ जो किसी आलमी स्मगलिंग नेटवर्क को खत्म करेगा? मैं तो बस एक रिटायर्ड फौजी अफसर हूँ जो अपनी छोटी सी डिटेक्टिव एजेंसी चला रहा है इन दो मसखरों के साथ। मेरे मजाक को इतना संजीदा मत लिया करो। लेकिन एक बात तय है, मैं जरूर पता लगाऊंगा कि रानी लिंडा को किसने कत्ल किया और डेविड के कत्ल के पीछे क्या सच्चाई है। ये मेरा वादा है। बस मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मारिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। जहन्नम में जाओ बर्ट, तुम और तुम्हारी अहमकाना डिटेक्टिव एजेंसी, और मुझसे किसी और मदद की उम्मीद भी मत रखना। मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। चलो माइक, अंदर चलते हैं। जैसे ही मेरी असिस्टेंट नूरा आएगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं इस आदमी को देखना भी नहीं चाहती। ये कहते ही मारिया गुस्से से मुड़ी और घर की तरफ तेज कदम से चल दी। माइक ने उसे जाता देखकर बर्ट की तरफ देखा और उसी लम्हे बर्ट ने शरारती अंदाज में ऊँख मारी। बर्ट की आंखें साफ कह रही थीं, अब तुम्हारी बारी है दोस्त। जाओ इससे बात करो। माइक ने आंखें घुमाई लेकिन मारिया के पीछे अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, मारिया ने फौरन इसका कॉलर पकड़कर इसके गले लगी और जार बाओ कतार रोने लगी। इसने अपनी जिंदगी में कभी खुद को इतना धोखा खाया हुआ महसूस नहीं किया था। वो बर्ट पर भरोसा करती थी, इसकी जहानत की मुतरफ थी, और अब बर्ट ने इसके जज्बात का मजाक बना दिया था। ये सब कुछ उसके लिए बहुत ज्यादा था। उसने ऐसा कैसे किया? वो हल्की आवाज में बोली, इसकी आवाज लरज रही थी। उसने हमसे झूठ कैसे बोला माइक? उसने हमारे इतिमाद के साथ खेल खेला। माइक ने नरमी से इसकी पीठ थपथपाई, खामोशी से उसे तसल्ली दी। इसके पास कोई जवाब नहीं था। शायद बर्ट के पास अपनी कोई वजूहत थी, शायद नहीं। माइक सिर्फ इतना जानता था कि मारिया तकलीफ में थी और यही काफी था कि वो इसके साथ खड़ा रहे।
तभी एक गर्म हाथ उन दोनों के सरों पर रखा गया। माइक ने मुड़कर देखा तो उसकी मुंह खड़ी थी, इसकी आंखों में जज्बात की चमक थी। इसने सामने का मंजर बिल्कुल गलत समझ लिया था। मी जानती थी, वो खुशी से बोली, मुझे हमेशा मालूम था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तुम्हें एक साथ देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं कब से इस लम्हे के लिए दुआएं मांग रही थी। आखिरकार मेरी दुआएं कबूल हो गईं। उसकी आवाज़ जोश से कांप रही थी। फिक्र ना करो मेरी प्यारी मारिया, मैं यकीनी बनाऊंगी कि तुम और माइक जल्द अज जल्द शादी कर लो। मारिया की आंखें हैरत से फैल गईं, इसके मासूम से तर चेहरे पर सदमे की लहर दौड़ गई। माइक भी इतना ही हैरान था, उसने मुंह खोला ताकि एहतजाज करे, लेकिन अल्फाज इसके हलक़ में ही फंस कर रह गए। बाहर खिड़की के पीछे से बर्ट ये सब देखकर मुस्कुराता हुआ आहिस्ता से बुड़बड़ा, मिशन मुकम्मल। जैसे ही अलहमद और शान मारिया की लैब पहुंचे, अलहमद ने गाड़ी से उतरकर इर्द गिर्द का जायजा लिया। इसने शान से कहा, यहीं रहो, मैं 2 मिनट में वापस आता हूँ। फिर अपनी बंदूक मजबूती से पकड़कर वो इमारत के अंदर दाखिल हो गया। अंदर पहुंचकर वो एक कमरे में दाखिल हुआ जहां 2 सिक्योरिटी गार्ड्स गोलियों से छलनी पड़े थे, बेजान। इसने अपनी बंदूक संभाली और आगे बढ़ने लगा, एक के बाद एक कमरा चेक करता रहा, यहाँ तक कि वो आखिरकार इस कमरे तक पहुंचा जहां रानी की लाश पड़ी थी। ये देखकर अलहमद हैरान रह गया। रानी के चेहरे पर 5 गोलियां मारी गई थीं। ऐसी बर्बरियत देखकर वो दिल में सोचने लगा, ये लोग दरिंदे हैं। न जाने नूरा जिंदा भी है या नहीं। तभी उसे किसी दूसरे कमरे से आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई लड़की को अजियत दे रहा हो। ये नूरा की आवाज थी। इसने गहरी सांस ली और खामोशी से दरवाजे के साथ कान लगा दिया। अंदर से एक आवाज आई, ये लड़की तो बम है, बम। जैसे ही इसकी बास आएगी, इसकी बास को मारकर उसे उठा ले जाएंगे, सुहाग रात मनाएंगे। कमरे में नूरा के साथ 4 आदमी मौजूद थे जो मारिया के आने का इंतजार कर रहे थे। ये एक जाल था। इन्होंने नूरा को गिन पॉइंट पर मारिया से फोन पर बात करने पर मजबूर किया था। अलहमद सब कुछ समझ गया, लेकिन नूरा की सलामती यकीनी बनाने के लिए सही वक्त का इंतजार करने लगा। पास ही एक बोतल पड़ी थी जिसे अलहमद ने उठाया और दूर फेंक दिया। जैसे ही बोतल टूटी, अंदर से आवाज आई, जाओ देखो कौन है। अगर वही है तो फौरन गोली मार देना। अब अलहमद तैयार था। वो दरवाजे से पीछे हट गया। 2 मुसल्लाह आदमी बाहर निकले, इर्द गिर्द का जायजा लेने लगे। जैसे ही वो आगे बढ़े, इन्होंने अपनी राइफलें लोड कर ली। अंदर जो आदमी नूरा के साथ थे वो बेफिक्री से इसे तंग कर रहे थे। इन्हें गाफिल देखकर अलहमद ने मौका से फायदा उठाया। 1 सेकंड के अंदर वो अंदर घुसा और दोनों आदमियों के सर में गोली मार दी, जो वहीं ढेर हो गए। नूरा चीख उठी, मगर तब तक बाहर वाले मुसल्लाह अफराद गोलियों की आवाज सुनकर पलट चुके थे। अलहमद उनके लिए पहले से तैयार था। अगले ही लम्हे इसकी गोलियों ने इन्हें भी ठीक निशाने पर जा लिया और वो वहीं ढेर हो गए। अलहमद कोई आम शूटर नहीं था। अपनी फौजी तरबियत के दौरान उसने अकेले 20 तरबियत याफ्ता फौजियों को हरा दिया था। अब जबकि नूरा महफूज थी, उसने एहतियात से उसे कुर्सी से आज़ाद किया और इसके मुंह से टेप हटाया। जैसे ही टेप उतरी, नूरा बोली, भाई उनके साथ एक और आदमी भी था। इसके पास हथियार नहीं था और कहीं बाहर होना चाहिए। तभी शान की कॉल आ गई। अलहमद ने फौरन फोन उठाया, बोलो शान। शान बोला, यार एक बंदा गाड़ी में भाग रहा है, क्या करूं? अलहमद ने जवाब दिया, उसका पीछा कर बेवकूफ। शान जोर से हंस पड़ा। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या हूं? अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया है तो नूरा को लेकर आ जाओ। ये बंदा अपनी जान की भीख मांग रहा है, बच्चे की तरह रो रहा है। इसके आंसू मेरे दिल पर वार कर रहे हैं। अगर तुम जल्दी ना आए तो मैं भी रोना शुरू कर दूंगा। और तुम जानते हो मैं तुम्हारी तरह संगदिल नहीं हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसे छोड़ ही दूं। तो जल्दी करो। अलहमद ने नूरा को बहिफाजत बाहर निकाला और शान को देखकर तंजिया अंदाज में कहा, वाह भाई, लगता है आज तुम्हारा नाम शहीदों में लिखा गया है। शान ने हैरत से आंखें झपकाईं। यार मैं तो सोच रहा था कि तुम मुझे इस कमीने को पकड़ने पर शाबाश दोगे और तुम यहाँ तीर बरसा रहे हो। अलहमद हंसा। भाई अगर तूने किसी हथियारबंद मुजरिम को पकड़ा होता तो शायद मैं तुम्हें कुछ दाद देने पर गौर कर लेता, मगर तुमने एक गैर मुसल्लाह बंदे को पकड़ा, इसमें कौन सा कमाल है? शान ने मुंह बनाया। अच्छा समझ गया, मगर सुन, सूरज की गर्मी उरूज पर है और उससे पहले कि नूरा जी की नाजुक जल्द जल जाए, बकवास बंद कर इस कमीने को पकड़ और पीछे बैठ। फिर नूरा की तरफ मुड़कर मोदबाना लहजे में बोला, मास नूरा मैडम, बराह करम मेरे साथ आगे बैठी। अलहमद फौरन बोला, अबे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, हमें नूरा को बहिफाजत मारिया मीम तक पहुंचाना है। तुम्हारी जेट स्पीड ड्राइविंग से कहीं ये जख्मी ना हो जाए। शान ने मसनूई हैरत से भनमियाँ चकाई। भाई सुन, अगर दोपहर के खाने से पहले पहुंचना है तो मुझे ड्राइव करने दे, वरना रात के खाने तक इंतजार के लिए तैयार हो जा। ये सुनते ही नूरा जोर से हंस पड़ी।